Hello students, I am Pooja Duran and welcome to this new expected MCQs on recruitment. So आज हम इस क्लास में करने वाले हैं रिक्रूटमेंट पर कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो ना सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बल्कि मैनेजमेंट, एचआरएम एंड लेबर लॉज के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे 5, वेटेज रहेगी यहाँ पर 10 नंबर्स की एंड यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बिकॉज आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें जो एमसीक्यूज है वहां पर आप लोगों को ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज ध्यान से सॉल्व करिएगा। Now let's start with the first question. Recruitment implies option A, selecting the best employee for job. Option B, placing right candidate at right job. Option C, introducing an employee in organization. Option D, stimulating applications from job seekers. जब हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन की तो हम हमेशा से पढ़ते आते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर आप क्रिएट करते हैं पूल ऑफ कैंडिडेट और उस पूल ऑफ कैंडिडेट में से आप सिलेक्ट करते हैं बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर बात है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने की, इंड्यूस करने की, सो दैट वो इस वेकेंट जॉब के लिए आपके पास अप्लाई करें और फिर उन एप्लीकेंट्स में से आप बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करें। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी। आप रिक्रूटमेंट के अंदर क्या करते हो, स्टिमुलेट करते हो कैंडिडेट्स को ताकि वो आपकी वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करें। इफ यू टॉक अबाउट द ए बी सी ऑप्शन, ए के अंदर जो पॉइंट कहा गया है दैट इज सिलेक्शन, बी के अंदर जो पॉइंट कहा गया है दैट इज प्लेसमेंट एंड सी ऑप्शन के अंदर आप बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन की। एंड आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज मैंने आप लोगों से रिक्रूटमेंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड। आपने रिक्रूटमेंट की हेल्प से आपने एप्लीकेंट्स को इंड्यूस कर लिया, दैट मींस स्टिमुलेट कर लिया, उन्होंने आपके पास अपनी एप्लीकेशन भी भेज दी जिसमें आपको पता चल गया कि इस पर्सन की इतनी क्वालिफिकेशन है, ये आपकी जॉब के लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा। तो वहां पर फिर फर्दर कुछ और स्टेप्स आते हैं और उनमें से एक स्टेप में क्या होता है कि आपको जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है आप उनको रिव्यू करते हो, दैट मींस आप फिल्टर्ड करते हो कि इनमें से कौन से कैंडिडेट आप फर्दर इंटरव्यू के लिए रखेंगे और कौन से कैंडिडेट को यहीं पर आप एलिमिनेट कर देंगे। सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एट्रिशन, ऑप्शन बी रिटेंशन, ऑप्शन सी सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी स्क्रीनिंग। सो हियर our answer is option D, screening. That means guys screening के अंदर क्या होता है, आपका जो रिज्यूम, कवर लेटर्स, योर एप्लीकेशन, उन सभी को क्या किया जाता है, उन सभी को स्क्रीन किया जाता है। एंड स्क्रीनिंग के अंदर वीडियो कॉल्स वगैरह आपको की जाती है सो दैट आपके एप्टीट्यूड, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाए। एट्रिशन का मतलब होता है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जब आपकी कंपनी को छोड़कर जाते हैं। रिटेंशन का मतलब होता है उनको लॉन्ग टर्म तक अपनी कंपनी के अंदर बनाए रखा, और सिलेक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही है। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मिस्टेक इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैन लीड टू। सॉल्व दिस क्वेश्चन विद प्रेजेंस ऑफ माइंड बिकॉज यहाँ पर आप एक छोटी सी गलती कर सकते हैं और आपका आंसर गलत हो सकता है। आपसे यहाँ पर मैंने ये पूछा है कि अगर आपने एक रॉन्ग पर्सन को सिलेक्ट कर लिया तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी के अंदर हैपन हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 4
पॉइंट दिए हैं, इन 4 पॉइंट्स में से आपको डिस्कस करना है कि रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से इन चारों में से कौन सी चीजें हैपन हो सकती है इन योर कंपनी। सो पॉइंट 1 इज वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। पॉइंट 2 satisfaction among employees. Point 3 decreased productivity of firm. Point 4 low labor turnover. So we have read the 4 points. Now आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से प्रॉब्लम क्या हैपन होंगी आफ्टर चूजिंग रॉन्ग पर्सन इन योर कंपनी। फिर आपको यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं, आपको राइट कोड चूज करना है। अब हम 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, आपको ए सिलेक्ट करना था लेकिन आपने किसको सिलेक्ट कर लिया? आपने बी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, और बी जो है वो आपके लिए एक कॉम्पिटेंट कैंडिडेट आगे चलकर इन फ्यूचर में प्रूव्ड नहीं होगा। तो इसमें क्या हुआ, अब आप बी को तो लॉन्ग टाइम तक कंपनी के अंदर नहीं रखोगे, तो आप दोबारा से रिक्रूटमेंट करोगे, दोबारा से सिलेक्शन करोगे, तो उसमें दोबारा से टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। तो इस तरह से एक रॉन्ग पर्सन को चूज करने की वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी तीनों होती है। तो 1 हो गया यहाँ पर हमारा चूज। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर ये बात नहीं है कि बी जो कैंडिडेट है वो टैलेंटेड नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आपने जिस भी जॉब के लिए उसको चूज किया है वो उसके लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वो जो पर्सन है वो चाहकर भी अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो उसके अंदर स्किल है वो इस जॉब के लिए नहीं बनी है, वो किसी अदर जॉब के लिए है। तो वो पर्सन भी सेटिस्फाई अपने काम से नहीं हो पाएगा और वो आपकी कंपनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में छोड़कर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने डिससैटिस्फैक्शन नहीं, यहाँ पर मैंने सेटिस्फैक्शन रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज नहीं हो सकती, बिकॉज रॉन्ग पर्सन चूज करने से सेटिस्फैक्शन वहां पर अराइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन होता तो हम सेकंड पॉइंट को इंक्लूड कर सकते थे। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म। यस, ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिकॉज आपने एक रॉन्ग कैंडिडेट को चूज किया है तो वो अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी कैपेसिटी वहां पर नहीं लगा पाएगा, और जिससे आपकी कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर लो लेबर टर्नओवर। ये पॉइंट भी यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज लो लेबर टर्नओवर तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। लो लेबर टर्नओवर और हाई लेबर टर्नओवर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लो लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जब कम एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू ज्यादा एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है गाइस कि कम एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादा एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये है लो लेबर टर्नओवर। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपकी कंपनी के लिए। इसके अपोजिट होता है हाई लेबर टर्नओवर, जिसमें क्या होता है कि ज्यादा एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, कम एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं। तो लो लेबर टर्नओवर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही चीज है, तो इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पर 1 and 3 ओनली। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें ये बताना है कि प्रॉब्लम्स क्या होंगी, हमें यहाँ पर पॉजिटिव चीज नहीं बतानी, प्रॉब्लम बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट का क्वेश्चन है। आपको लिस्ट 1 की आइटम्स को लिस्ट 2 की आइटम के साथ मैच करना है और आपको फिर राइट कोड बताना है। लिस्ट 1 में आपको दिया गया है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बी पॉइंट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सी पॉइंट इज स्क्रीनिंग, डी इज जॉब डिस्क्रिप्शन। लिस्ट 2 में फिर आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है और आपको लिस्ट 1 की आइटम को लिस्ट 2 की आइटम के साथ मैच करना है और फिर राइट कोड आपको यहां पर बताना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को मिलकर सोल्व करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आउटसाइड द फर्म, लाइक वर्ड ऑफ माउथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गया, आउटसोर्सिंग कंपनीज हो गया। तो ए, बी एंड सी के लिए हम लोग मैच मिलकर बनाते हैं। तो ए का मैच हो जाएगा यहाँ पर 2। आफ्टर दैट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक प्रमोशन। ठीक है, तो बी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 1। स्क्रीनिंग अभी हमने डिस्कस किया था कि स्क्रीनिंग के अंदर रिज्यूम्स एंड कवर लेटर को क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। सो सी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 4।
जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस, जिसमें आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताते हो कि भी आपको इस जॉब पर ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अकम्प्लिश करनी पड़ेंगी। सो डी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 3। सो 2143 इज द करेक्ट मैच फॉर ए बी सी डी। अब हम देखते हैं 2143 कौन से ऑप्शन के अंदर है। So 2143 is in the option D and option D is our correct answer. मैंने आप लोगों को एक बार एक यूजफुल टिप दी थी कि जब भी मैथ द लिस्ट के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर आपको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें डी का मैच जो 3 है इज ओनली इन द ऑप्शन डी। अगर आपको इन चारों में से चारों के मैच नहीं पता लेकिन आपको एक मैच पता है और उस पर आप 100% श्योर हो और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो फटाफट से उसको चूज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर लीजिए, तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जॉब डिस्क्रिप्शन का अगर आपको पता है कि भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते थे, तो इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी बेस्ड अपॉन। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक असर्शन, रीजन, मैच द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, फिर आपको कोड्स वहां पर बनाने होते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिनको सोल्व करने में आपका थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बेस्ड होनी चाहिए। Point 1, terms and conditions of an organization. Point 2, based on legal considerations. Point 3, based on organization's objectives. Point 4, candidates likes and dislikes. So जब आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी तैयार करते हो तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रखना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद आपको लीगल कंसिडरेशन मतलब कानून ने लॉ ने अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं रिगार्डिंग एनी वैकेंसीज या रिगार्डिंग एनी जॉब्स तो आपको वो भी फॉलो करने होंगे। उसके बाद है आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप किस तरह का एम्प्लॉय चाहते हैं उसके बेस पर भी होती है पॉलिसी। लेकिन कैंडिडेट की लाइक्स एंड डिसलाइक, अब देखो आप एक जॉब के लिए 10,000 पे कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन अगला पर्सन आपसे 30,000 की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो आप कैंडिडेट की लाइक्स एंड डिसलाइक के बेस पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं डिजाइन करते। हाँ, आप उनको ध्यान में रखकर करते हो, उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो, लेकिन यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कैंडिडेट के बेस पर नहीं करते हो। सो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए, बी एंड सी। सो हम लोग सी ऑप्शन के अंदर मान लेते हैं गाइस, ए, बी एंड सी। सो ऑप्शन सी इज इन द राइट आंसर। देखो अब यहाँ पर लीगल कंसिडरेशन के बारे में एक पॉइंट समझाना चाहूंगी आप लोगों को। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है लाइक एसएससी भी एग्जाम लेता है, नेट भी एग्जाम लेता है, ठीक है, सॉरी एनटी एग्जाम लेता है नेट का, तो वहां पर क्या होता है कि भाई ओबीसी के आप इतने पर्सन लगा सकते हो, एससी के इतने लगा सकते हो, जनरल कैटेगरी के इतने लगा सकते हो, एसटी के इतने लगा सकते हो, तो वो क्या है, वो लीगल कंसिडरेशन ही। तो भी अगर आप ओबीसी के 50% लगाने तो 50 ही लगाने, आप ये नहीं कर सकते कि एससी के 60 लगाने थे लेकिन आपने 60 तो लगा दिए ओबीसी के और 50 लगा दिए एससी के, नहीं, आपको वो लीगल कंसिडरेशन वहां पर फॉलो करनी होगी। सो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। सो गाइज लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, बिकॉज यहाँ पर आप लोग पजल हो सकते थे बिटवीन द ऑप्शंस, और वहां पर आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई थी उनमें भी कंफ्यूज हो सकते थे। उसके बाद कंसेप्ट्स हमने डेफिनेटली रिक्रूटमेंट पर बेस्ड ये हमारा सेशन है, तो यहाँ पर हमने रिक्रूटमेंट पर क्वेश्चंस किए। यूजफुल टिप यहाँ पर यही है कि आपके लिए एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मायने रखती है। अब उस स्पीड को आप कैसे इंक्रीज करोगे, वो एक तो प्रैक्टिस से होगी और एक जो ये शॉर्टकट्स होते हैं उनसे होगी, जैसे मैच द लिस्ट में मैंने बताया, ठीक है। अभी हमने जो ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने पढ़ा कि भी कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही, आपको लास्ट में पता है भी इसका तो जो स्टेप है वो सबसे लास्ट में बी ही आएगा,
ठीक है। तो और वो जो बी होता है लास्ट का स्टेप, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दिया होता है, आपको पता था भी इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप तो बी ही के अंदर जो पॉइंट है वही है। तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम में विद हायर एक्यूरेसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। आई होप इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज यहाँ पर डेफिनेटली बूस्ट अप होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग।